हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने रेशियो सीरीज शुरू किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज फिर हमने काफ़ी चीज़ें उसमें कर ली हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने इनवर्स प्रोपोर्शन किया था, उससे पहले सेक्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया था। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन मिक्स्ड प्रोपोर्शनैलिटी, जहां मतलब दो चीज़ों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, या एक के साथ इनवर्स, एक के साथ डायरेक्ट है, या एक दो मतलब दो से ज्यादा चीजों के बीच में जब प्रोपोर्शनैलिटी होती है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, नाउ मिक्स प्रोपोर्शनैलिटी में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं, सिंपल सी बात है। राइट, इसमें क्या है कि अगर हम चीजों को समझ चुके हैं पहले ही, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सपोज मैं कहता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ऐसे लिखेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। और मैं कहता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, तो ए एक पैरामीटर है जो बी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में और सी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इसको मैं कंबाइंड करके ऐसे लिख सकता हूं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू सी बाय बी। ए इज प्रोपोर्शनल टू सी बाय बी, सी के साथ डायरेक्ट, बी के साथ इनवर्स, तो ऐसे लिखा जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है ये। तो ये आ गया a इक्वल टू के सी अपॉन बी, और यहां से मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b को इधर ले जाएं, c को इधर, तो ये कांस्टेंट। राइट, तो ये इसका ये मतलब होता है। तो समझो आपकी जो चीज इनवर्स में होती है वो ऊपर जाती है प्रोडक्ट में फाइनली, और जो डायरेक्ट में होती है वो नीचे आती है। राइट, तो उल्टा एक नेचर है। सो ए बी बाई सी कॉन्स्टेंट हो गया, तो हम सीधा लिखेंगे कि ए वन बी वन अपॉन सी वन इक्वल टू ए टू बी टू अपॉन सी टू। तो ये चीज है हमारा एप्लीकेशन के लिए, तो ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे। राइट, सो सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट के साथ डायरेक्ट, इनवर्स के साथ इनवर्स, बट जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद एक एक्सप्रेशन बनता है, तो ए के साथ जो इनवर्स में है वो ऊपर उसके साथ न्यूमरेटर में आएगा, और जो डायरेक्ट में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसका आप ध्यान रखो। उसके बाद आपको वही रेशियो ऑफ इनिशियल वैल्यूज सेम एज रेशियो ऑफ द फाइनल वैल्यूज वही लगाना है। उसके बाद आपका इसी से आप सॉल्व करोगे, तो ये सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। राइट, चलो ये एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार आप पढ़ लो। राइट, ये 10th वेंथ में भी हम करते हैं, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो देखते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। राइट, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। सो कहने का ये मतलब है, किसकी बात हो रही है? प्रेशर की। प्रेशर किसके साथ इनवर्स में है? डायरेक्टली है टेम्परेचर, तो नीचे जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो पी वी अपॉन टी कर देंगे इक्वल टू कांस्टेंट। बस इतना ध्यान रखेंगे। आप खुद देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो नीचे जाएगा प्रेशर के साथ, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो प्रेशर के साथ न्यूमरेटर में आएगा। तो पीवी अपॉन टी आ गया, तो हम लिखेंगे पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। बस ये सीधा। अब आप देखो, वो कह रहा है कि द इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर 150, 20 एंड 100। इनिशियल क्या चीज दे रखी है? 150 प्रेशर दे रखा है, तो 150। फिर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 20, और आपको टेम्परेचर दे रखा है 100, वो नीचे जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है हमने, किसको कहां लेना है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और आपको पूछा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर पूछा है और वॉल्यूम ऑफ प्रेशर दे रखा है 8 इंटू 150 अपॉन से टेम्परेचर। वैसे 150 सेम था तो हम उसको पहले ही बैकआउट कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये समझाने के तौर पे है, तो अगर 150 ना होगी कुछ और होता तो ऐसे ही करना होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, तो टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास 40। सो 40 इज द आंसर। सो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार प्रोसेस समझोगे, प्रोसेस समझने के बाद ये बहुत ही सिंपल चीज होती है। राइट, लेट्स डू वन मोर। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसे पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं।
द वैल्यू ऑफ अ गोल्ड प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो ये डायमीटर नीचे जाएगा, ये समझ लो आप बस। वाइल द थिकनेस रिमेन सेम, इसका मतलब है कि अगर एक चीज कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस, तो थिकनेस भी नीचे जाएगा। वाइल द डायमीटर रिमेन्स द सेम, राइट। तो ये आ गया हमारे पास कि ये कांस्टेंट है, बस। अब हम क्या करेंगे, v1 d1 स्क्वायर t1 इज इक्वल टू v2 d2 स्क्वायर t2, ठीक है, ये दे रखा है, ये हमें पता चल गया। तो अब आगे ये पता चल गया, अब वो कह रहा है कि टू गोल्ड प्लेट्स हैव देयर डायमीटर्स इन द रेशियो 4:3। तो डायमीटर का रेशियो 4:3 है, तो डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा 16:9, राइट, ठीक है। टू गोल्ड प्लेट्स हैव देयर डायमीटर्स इन द रेशियो 4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट दैट इज v1 is 4 times that of the second equal to 4v2। तो v1 अपॉन v2 आ गया आपका, v1 is to v2 भी लिख सकते हैं उसको 1/4। तो v1 by v2 आ गया 1/4 और d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर आ गया 16/9। बस सब्स्टिट्यूट कर दो आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन क्या है डायमीटर की वैल्यू यहां पे 16, t1 निकालना है, दूसरे में वैल्यू है 4, राइट, v1 अपॉन v2 है 1/4, तो v2 की जगह 4 लिखेंगे, d2 स्क्वायर हो गया 9 इंटू t2, और हमें निकालना है थिकनेस का रेशियो t1 अपॉन t2। तो t1 अपॉन t2 निकालना है, तो आपके पास t1 इधर जाएगा और t2, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन, राइट, d1 एक मिनट देख लेते हैं, 4/3 16:9, 16 लिख दिया, एंड वैल्यू ऑफ v1 अपॉन v2 इज, ये थोड़ा गलती कर दिया, 4:1 है, राइट, सॉरी माय बैड, 4:1। तो ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये 4 4 हो गया, तो t1 अपॉन t2 आ गया आपके पास, t1 इधर 9/4, तो 9:4 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन। सो बस आपको ये सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये समझना है कि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो नीचे आता है और जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर आता है, जिस चीज के साथ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और इनडायरेक्ट देख रहे हैं उसके साथ। तो उसके रिस्पेक्ट में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही था, डायमीटर स्क्वायर के लिए भी थिकनेस, तो दोनों कहां चले गए, डिनोमिनेटर में। अगर इनवर्स होता तो कोई ऊपर चला जाता, बस इतनी चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आराम से हम कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी का ही एक और, जो अभी हमने किया मिक्स प्रोपोर्शनैलिटी, इसी का एक और एप्लीकेशन होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं बिजनेस रन करने के लिए, तो दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं बिजनेस रन करने के लिए, तो उनका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है कि हाँ, उनके क्लॉज डाले जाते हैं ताकि डिस्प्यूट्स ना हो बाद में। लेकिन मैथ्स में हमें बस इतना समझना है कि जो साल के अंत में प्रॉफिट्स का रेशियो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रॉफिट में पूरा लिखता हूं, चलिए, तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर टाइम पार्टनर्स का अलग अलग है तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा, अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा सीधा। लेकिन अगर प्रॉफिट पार्टनर्स का टाइम अलग अलग है, कुछ ज्यादा समय के लिए लगा रहा है, कुछ कम समय के लिए लगा रहा है, तो प्रॉफिट जो जितना ज्यादा समय के लिए पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो ही इज एंटाइटल्ड टू मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो प्रॉफिट्स का रेशियो होगा पार्टनर्स का, से दो पार्टनर्स हैं और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका मैं इन्वेस्टमेंट और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास, वो इसी चीज से आएगा जो प्रोसेस मैंने अभी आपको मिक्स प्रोपोर्शनैलिटी में समझाया, उसी से आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो PA इक्वल टू PB राइट, वही चीज हो गया ना। देखो P के साथ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नीचे आएगा, टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नीचे, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये आ गया PA इक्वल टू PB
IBTB, जो पिछले सेक्शन में मैंने आपको समझाया, वही सेम प्रोसेस, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऐसे लिखने से ज्यादा फायदा होता है। तो इनको एक ऐसे तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रॉफिट्स का रेशियो होगा पार्टनर्स का एट द एंड ऑफ द टेन्योर, वो उनके इन्वेस्टमेंट को टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करके जो रेशियो बनेगा उससे हमारा आंसर आएगा, राइट। सो इसी ये पूरा कॉन्सेप्ट बस इसी पे बेस्ड है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज आपको बोलता हूं, सपोज मैं कहता हूं ए स्टार्टेड अ बिजनेस with ₹24,000 and B joined him after 4 months with ₹36,000. So what will be their profit sharing ratio at the end of the year? अब यहां पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो ए था उसने बिजनेस शुरू किया है तो उसने साल भर पूरा पैसा लगाया 12 महीने के लिए, बट बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो बी ने इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर ईयर के लिए 8 महीना ही पैसा लगाया। तो अगर हम इनका प्रॉफिट रेशियो निकालें तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना है हमारा 24,000 और टाइम कितना था 12 मंथ सॉरी, और 36,000 इंटू 8 4 नहीं 8 4 महीने बाद वो आया तो इफेक्टिवली उसने 8 महीने पैसा लगाया। अब अगर 12 से कैंसिल करूं तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, तो 1:1 का रेशियो आएगा। तो भले ही उनका इन्वेस्टमेंट अलग अलग था लेकिन उनके प्रॉफिट्स का रेशियो 1:1 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि एक ने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया था, एक ने कम समय के लिए पैसा लगाया था। तो यही प्रोसेस हमें पार्टनरशिप की सारी प्रॉब्लम्स में फॉलो करना है, और अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारे आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, राइट। सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। चलिए एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो क्या एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट 800 रुपए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, इस टू ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सीधा लिख रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बी ने किया 1200 8 महीने के लिए और सी ने किया 1400 रुपए 10 महीने के लिए। तो बस ये रेशियो हो गया इनका प्रॉफिट। अभी देखेंगे ए का प्रॉफिट पूछा उन्होंने, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये तो कैंसिल कर दो आप, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें तो ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा 8:24:35, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो शेयर ऑफ ए, अब ये मैंने आपको बता ही रखा है टोटल कैसे करेंगे हम। ये टोटल हो गया 32 प्लस 35 67। इफ 67 units are 1340 then 1 unit will be 20 and 8 units will be 8 into 20 which is 160. तो 160 is the answer. तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो काफी एग्जाम्स में आता है ये, कैट में बहुत कम आता है, लेकिन स्नैप एंड मैट, राइट, जितने भी बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं, राइट, उन सब में ये बहुत ज्यादा आता है, राइट। सो लेट्स डू नेक्स्ट, एक बार आप पढ़ लो। राइट, सो सेम ही प्रोसेस है, हम इसको फिर से देखते हैं। वो बोल रहा है कि ए इन्वेस्टेड 45,000 इन अ बिजनेस, 45,000। आफ्टर फ्यू मंथ्स, पता नहीं कितने महीने बाद, बी जॉइंड हिम विद ₹3,000। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तो आप देख सकते हो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:1 नहीं है, राइट, और प्रॉफिट का रेशियो 3:1 है, मतलब उन्होंने कम अलग अलग समय के लिए पैसा लगाया है। तो ए ने जो 4500 रुपए इन्वेस्ट किए वो पूरे 12 महीने के लिए किए, लेकिन जो बी का नहीं पता, तो बी ने इन्वेस्ट किए माना x मंथ्स के लिए, और वो दे रखा है 3/1 दे रखा है। तो ये होता है हमारा 3 और ये होता है 2 और ये हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो x 6 मंथ्स के लिए उसने पैसा लगाया, तो 6 मंथ्स बाद ही उसने ज्वाइन किया होगा। भाई 6 महीने के लिए अगर पैसा लगाया तो 6 महीने बाद ही उसने ज्वाइन किया होगा, तो आंसर इज 6 मंथ्स।
यहाँ पे अगर 8 आता तो 8 में तो 8 गलत हो जाता आंसर। 8 अगर आता है यहाँ पे तो उसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया है, तो इसका मतलब 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। तो यहाँ 6-6 का हिसाब था, कभी कभी होता है कि 6 आया 6 भी मार्क कर दिया तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर 8 आता तो अगर 8 मार्क करते तो आंसर गलत हो जाता। आंसर तब 4 होता, क्योंकि 8 महीने के लिए उसने पैसा लगाया है, तो 4 महीने बाद लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट, एक बार पॉज करके आप ट्राई करो। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। वो कह रहे हैं एबीसी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब प्रॉफिट्स का रेशियो दे रखा है गाइस, देखो ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट है। हमने अभी देखा था कि जो हम प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे थे वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट का रेशियो हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट करके निकाल रहे थे। अब टाइम का रेशियो पूछा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वही उसका टाइम रेशियो होगा। तो 5/5 प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऊपर लेना, इन्वेस्टमेंट नीचे, 5/5 फिर 3/6। देख रहे हो ना, समझ जाओ ना आप टाइम का रेशियो। तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से या नीचे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा टाइम का रेशियो। सो 5/5, 5/5, 3/6, 1/8। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। ये हो गया 1:1/2:1/8। आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8:4:1। 8:4:1, दिस इज द राइट आंसर। सो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका रेशियो जो बनेगा दैट विल बी टाइम रेशियो। तो सिंपल से मैनिपुलेशंस है, इसको आपको समझना है। राइट, नेक्स्ट। एक बार आप ट्राई कर लो, पढ़ लो। ओके, देखिए अब वो कह रहा है अभिषेक एंड रानी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 करोड़ एंड 2 करोड़ रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट। तो यही इनको ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा जो सबसे पहले इन्वेस्ट किया जाता है। ईच ऑफ देम विड्रू 1/4 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट मतलब 1/4 ऑफ 1 करोड़ एंड 1/4 ऑफ 2 करोड़ आफ्टर ईच क्वार्टर। आफ्टर ईच क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, टिल द सेकंड क्वार्टर मतलब 2 क्वार्टर्स तक उन्होंने ऐसा किया। एट दिस पॉइंट मतलब सेकंड क्वार्टर के बाद, 6 महीने के बाद, एट दिस पॉइंट सुष्मिता एंड रणदीप जॉइंड देम विद 50 लाख एंड 1 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों जो आए हैं ये 2 क्वार्टर के बाद, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने के बाद वो आए हैं। ठीक है, रणदीप विड्रू हिज इंटायर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। रणदीप ने तो सिर्फ 6 महीने के आने के बाद भी 3 महीना ही पैसा लगाया है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 41 lakhs द कंबाइंड शेयर ऑफ अभिषेक एंड रानी। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा गाइस। देखो यहां क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट हर टाइम पूरे समय के लिए सेम नहीं है, तो इसको ब्रेक करते हैं। फिर ब्रेक कैसे करते हैं, देखो मैं समझाता हूं, इसकी टेक्निक समझो आप। पहले अभिषेक की बात करते हैं। अभिषेक ने कितना पैसा लगाया आपका, 1 करोड़ फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने बाद उसने निकाल लिया कितना, 25 लाख। 25 लाख मतलब 0.25 करोड़। तो अब उसने जो पैसा लगाया अगले 3 महीने के लिए वो था 0.75। फिर उस 6 महीने बाद, सेकंड क्वार्टर के बाद, फिर उसने 25 लाख विड्रॉ किए। देखो उस लिखा हुआ है 1/4 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, उसने हर 3 महीने बाद 25 लाख ही निकाले। 1/4 ऑफ 1 करोड़ होता है 25 लाख। तो 3 महीने बाद 25 लाख, फिर 3 महीने बाद 25 लाख। लोग सोचते हैं कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, वो लिखा कहां है, जब तक लिखा नहीं है इन्वेस्टमेंट तो शुरू का ही मानेंगे, तो 1 करोड़ ही मानेंगे। ठीक है, और फिर उसने 25 लाख फिर निकाले तो 0.5 बचा 6 महीने के लिए। तो ये हो गया साल पूरा। ऐसे अगर हम रानी की बात करें तो रानी ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए 3 महीने के, फिर 50 लाख, 1/4 ऑफ 2 करोड़ होता 50 लाख, तो अब कितना बचा, 1.5 फॉर अनदर 3 मंथ्स, और फिर 50 लाख, फिर 0.5 निकाल लिया, तो इतना हो गया 1 × 6, हो गया रानी। अब वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद, सेकंड क्वार्टर के बाद 2 लोग और आ गए, जिसमें से एक है रणदीप। रणदीप ने जो इन्वेस्ट किया है वो किया है, रणदीप का जो इन्वेस्टमेंट है वो है सुष्मिता 1 करोड़। उसने 1 करोड़ लगाया 3 महीने के लिए सिर्फ, क्योंकि 3 महीने बाद वो चला गया फिर। और जो सुष्मिता है उसने पैसा लगाया है, सुष्मिता ने कितना, 50 लाख।
6 महीने के लिए 0.5 इंटू 6, करोड़ की बात हो रही है तो मैं पॉइंट्स में ले रहा हूं इसलिए, है ना। आप लाख में कन्वर्ट भी कर सकते हो लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब ये हो गया 3 और 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2.25 8.25 इज 2, ये हो गया 6 और 6 12 12 16.5 इज टू 3, ये बन गया। अब ये पॉइंट में 0.25 है ना, तो 0.25 कैसे बनेगा इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करके, या आप इसे फ्रैक्शन में लिख लो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। 0.25 को अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो 0.25 इंटू 4 1 होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 4 32, 0.25 4 1 33, ऐसे इसको कर लो 16 4 64 और 2 66, और वैसे भी इसका डबल दिख रहा है तो ये 33 तो 36, और ये 12 और ये 12, ये आ गया राइट। अब इसे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा 11:22:4:4। अब वो ये शेयर पूछ रहे हैं, अब बताओ टोटल कितना है, 33 प्लस 4 41, सो इफ 41 यूनिट्स आर 41 लाख, तो combined share of Rani and Abhishek are 33 units, so 33 unit will be 33 lakh, so 33 lakh is the answer. So guys, इस ब्रेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट सेम नहीं है क्योंकि विड्रॉ हो रहा है पैसा, और विड्रॉ जब पैसा होता है तो आप उसको ब्रेक कर करके ऐड करना होता है उतने टाइम पीरियड के लिए। तो मैं अभिषेक का फिर से समझा रहा हूँ, रानी का सेम है, रणदीप और सुष्मिता का सिंपल है। अभिषेक ने 1 करोड़ तुझसे 3 महीने के बाद लिए लगाया, क्यों? क्योंकि उसने 3 महीने बाद, एक क्वार्टर के बाद आपका कितना परसेंट, 1/4 ऑफ 1 करोड़ होता है 25 लाख, 25 लाख मतलब 0.25 करोड़ उसने निकाल लिया, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए उसने 0.75 लगाया। मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि उसने एक विड्रॉ और किया अगले 3 महीने बाद, तो 3 महीने के लिए उसने 75 लाख रुपए लगाए, यानी कि 0.75 करोड़। फिर जब उसने 25 लाख फिर विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद 0.5 बचा, फिर उसने कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो पूरे साल होने में भी 6 महीने बचे हैं, तो 0.5 इंटू 6। बस इसमें यही थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो इसको ब्रेक करना होता है। जब इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है टाइम पीरियड के लिए तो उसको ब्रेक करके ऐड कर लेंगे, बस इतना ध्यान आपने रखना है राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया मिक्स प्रोपोर्शनैलिटी और पार्टनरशिप का। यहाँ पे हमारी ये यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेटेड एवरेज समझाऊंगा, और वेटेड एवरेज से ही कैसे हम मिक्सचर्स और एलिगेशन के क्वेश्चन करते हैं वो समझाऊंगा राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।